साल 2007 कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य घोटालों को एक्सपोज करने के मकसद के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत हुई। 2010 में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट के साथ यह आंदोलन जोरों शोरों से जनता के बीच पॉपुलर हुआ। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को भ्रष्ट साबित करने की ये जुगत सफल भी हो गई। Games scam, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले। इसका मजबूत आधार बनी कैग विनोद राय की एक रिपोर्ट। अगस्त 2011 में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में दिल्ली में कांग्रेस सरकार द्वारा खेलों के आयोजन में घोर वित्तीय कुप्रबंधन और अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बांटे गए, चीजों को महंगे दाम पर खरीदा गया और एग्जीक्यूटिव खामियों की वजह से उचित रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में भी कैग की रिपोर्ट ने गड़बड़ियों और घोटाले की ओर इशारा किया था। एक आम राय का निर्माण हुआ कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल की चर्चाएं आसमान छूने लगी। 2014 में चुनाव हुए। देश और दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस हार गई, लेकिन इसके बाद लोकपाल ठंडे बस्ते में चला गया। भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 2017 में आरोपियों को बरी कर दिया और 28 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ घोटाले में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। केस क्लोज्ड, इंफॉर्मेशन इनकंक्लूसिव। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दो सबसे बड़े लाभार्थी बने थे अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार के आरोपों की जिस आंधी में कांग्रेस का छवि हनन हुआ, अदालतों ने कहा कि वो आंधी सच्ची नहीं थी। आखिर क्यों जांच एजेंसियां सबूत नहीं जुटा पाई? क्या घोटालों के सारे आरोप फैब्रिकेटेड थे? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात कॉमनवेल्थ गेम्स और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े इन सवालों की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल 2003 में दिल्ली को 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली, जो 2010 में होने थे। देश के लिए यह गर्व का मौका था। पैसा तो लगना ही था, क्योंकि मकसद बड़ा था। दुनिया को दिखाना था कि भारत इस तरह के आयोजन में दुनिया में अग्रणी है। अगले 7 सालों में तैयारियों में कोई कसर छोड़ी नहीं गई। मेट्रो का विस्तार हुआ, नए ब्रिज बने, फ्लाईओवर्स बने, स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, सब कुछ बनकर तैयार हो गया। 3 अक्टूबर 2010 को खेलों की शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले सब कुछ गड़बड़ाना शुरू हुआ। सितंबर 2010 में बीबीसी ने खेल गांव की कुछ तस्वीरें पब्लिश की। गेम्स शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे, लेकिन खिलाड़ियों के रुकने के क्वार्टर अब तक पूरी तरह तैयार नहीं थे। इनसे भी बड़े आरोप लगे। आयोजन खत्म होने के बाद कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने केंद्र सरकार पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा गया कि खेलों के नाम पर भारी लूट हुई है। स्टेडियमों की लागत कई गुना बढ़ाई गई, कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के दिए गए, घटिया क्वालिटी का सामान ऊंचे दामों पर खरीदा गया। अब मामला सिर्फ एक इवेंट कंपनी का नहीं था, पूरे का पूरा आयोजन ही शक के घेरे में आ गया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शुरुआत में खेलों के आयोजन के लिए सरकार ने लगभग 1200 करोड़ रुपयों का बजट रखा था, जो बढ़कर लगभग 18,000 करोड़ पर पहुंच गया। कैग के आरोपों के बाद 25 अक्टूबर को केंद्र की मनमोहन सरकार ने तत्कालीन ऑडिटर जनरल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई और जांच के आदेश दिए। उधर सीबीआई और ईडी ने अपनी स्वतंत्र जांच शुरू कर दी। अप्रैल 2011 में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सुरेश कलमाड़ी, जो आयोजन समिति के मुख्य थे, सहित 4 अन्य को मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोप था कि इन्होंने करोड़ों की धोखाधड़ी की, नियमों को ताक पर रखकर मनचाही कंपनियों को टेंडर दिए और कीमतों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कलमाड़ी पर सबसे बड़ा आरोप था कि टीआरएस यानी टाइम स्कोरिंग रिजल्ट सिस्टम, जिसकी असली लागत लगभग 40 करोड़ थी, उसे 140 करोड़ रुपयों में खरीदा गया। यहीं से आरोपों की झड़ी लग गई। 100-200 रुपए वाले टॉयलेट पेपर रोल को 3,000-4,000 रुपयों में खरीदा गया। 300 रुपए के साबुन डिस्पेंसर हजारों में और लाखों की मशीनें करोड़ों में खरीदी गई। कंस्ट्रक्शन में भी जमकर घोटाला हुआ। उस समय हर दिन टीवी पर कोई ना कोई नई रिपोर्ट आती। कभी कहा जाता लाखों का गुब्बारा खरीदा गया, तो कभी करोड़ों की लाइट्स। लोग टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे रहते थे, जिसमें हर दिन कोई नया विलेन सामने आता था। सुरेश कलमाड़ी को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां उन्होंने करीब 9 महीने बिताए। लेकिन इसके बाद अचानक जैसे पूरा मामला शांत पड़ गया।
जो घोटाला 70,000 करोड़ रुपयों का बताया जा रहा था वो धीरे धीरे हेडलाइन से गायब हो गया। इसका कारण ये नहीं था कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि ये कहानी वहीं थम सी गई थी। जांच एजेंसियां आरोप के बाद सबूत नहीं जुटा पा रही थी। इस मामले को मरता देख देश में एक और बड़ी फिल्म रिलीज की गई, 2G घोटाला। हालांकि ये मामला साल 2008 का था, लेकिन सीबीआई ने ऐन वक्त पर साल 2011 में चार्जशीट दाखिल कर मामले को सुर्खियों में ला दिया। दरअसल जब सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया तो कैग ने तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में जानबूझकर नियमों की अनदेखी की। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई और स्पेक्ट्रम की कीमतें बाजार दर से बहुत कम रखी। कैग ने रिपोर्ट में आगे कहा कि सरकार की इस नीति से लगभग 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले हुई। सीबीआई ने अप्रैल 2011 में पहली चार्जशीट दाखिल की तो तत्कालीन मंत्री ए राजा, डीएमके की सांसद कनिमोझी और कई टेलीकॉम कंपनियों के अफसर को आरोपी बनाया गया। इन पर भ्रष्टाचार, साजिश, सरकारी नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। कई लोगों को जेल भी हुई और केस कोर्ट में चलने लगा। लेकिन असली मोड़ तो साल 2017 में आया, जब दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया और सभी 17 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच एजेंसियां इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। जज ओपी सैनी ने अपने 1500 पन्नों के फैसलों में लिखा, अभियोजन आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। घोटाले का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। यही हाल कॉमनवेल्थ घोटाले का रहा। दिल्ली की एक अदालत ने 28 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के आयोजन समिति के पूर्व प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस क्लोजर रिपोर्ट के स्वीकार होने से 15 साल पहले हुए कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल का अंत हो गया। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने नोट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पहले ही भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया था, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट में कहा कि जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित नहीं हो सका, यानी जिस मामले को लेकर संसद ठप की गई थी, जिससे पूरी सरकार की साख हिल गई थी और जिसके शोर में लोकपाल आंदोलन खड़ा हो गया था, उसी मामले को कोर्ट ने बिना सबूत के मान लिया। कैग का आकलन महज एक अनुमान निकला और सीबीआई की जांच में वो दम नहीं था जो अदालत में टिक सके। जो कहानी लगभग 70,000 करोड़ के घोटाले से शुरू हुई थी, वो सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गई, केस क्लोज्ड, इंफॉर्मेशन इनकंक्लूसिव। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को देश और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया। कांग्रेस के संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 2014 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर 2G घोटाले और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बनावटी घोटाले गढ़े थे ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा, दो बहुत ईमानदार और समर्पित नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित पर झूठे आरोप लगाए गए। अखबारों में जो आंकड़ा छपा, जिससे देश की जनता को गुमराह किया गया, जिससे देश में आंदोलन शुरू हो गए, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी जैसे नाम अचानक देश की जनता के मसीहा बनकर सरकार को ललकारने लगे। शायद ये लोग अपने फेस वैल्यू पर देश की जनता को आंदोलन करने को कहते तो इतना समर्थन नहीं मिलता, लेकिन इन बड़े बड़े घोटालों के आंकड़े किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत सरकार में आने वाले सीएजी ने दिए थे, इसलिए सब ने आसानी से विश्वास कर लिया। चुनाव हुए और दिल्ली और देश से कांग्रेस साफ हो गई। पहले 2G स्पेक्ट्रम और अब कॉमनवेल्थ से जुड़े घोटाले के मामले में कोर्ट का फैसला ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन घोटालों की खबरें केवल कांग्रेस के छवि हनन के लिए गढ़ी गई थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।